हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडीज। सो फ्रेंड, आज हम आपके सामने डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस से होंगे, प्लस ये एज वेल रेगुलर एनसीबी सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, जो कि आपके राजनीति या कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय बताना है, जो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन है पॉलिटिकल साइंस में। और जो कि आपके सेकंड क्वेश्चन है, इससे पहले हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन प्लस उसके ऑब्लिक में 3 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कशन कर रखे हैं। तो आपने नहीं देखा तो वो जरूर देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। नव याथकवाद का उदय किन परिस्थितियों में हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप जरूर देखिएगा, वीडियो को बिना होते स्किप किए। नव याथकवाद का उदय किन परिस्थितियों में हुआ? केनेथ बोल्टन का नव याथकवाद के उदय में योगदान स्पष्ट कीजिए। जो कि आप कह सकते हैं कि इनके याथकवाद के उदय में योगदान क्या क्या था, वो हमें स्पष्ट करना। याथकवाद क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल विद एक्सप्लेन के साथ हमने आपको पिछली वीडियो में कर रखा है, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा अभी तक तो जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। केनेथ बोल्स के नव याथकवाद सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। तो आपको ऑब्लिक में ये अथवा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे रखा है, तो आप इन दोनों का आंसर सेम ही लिखेंगे, क्योंकि ये ऊपर और में जो क्वेश्चन दिया है उसको ही चेंज करके नीचे में दिया है। इसमें ये पूछ लिया है कैनबर्ग बॉल्स के 9 याथकवादी सिद्धांत का परीक्षण। देन ऊपर भी ये कैनवर्ट जो कि राइटर एक वोल्टेज का 9 याथकवाद के उदय में योगदान बताना। यहाँ पर सिद्धांत प्लस यहाँ पर योगदान। तो चलिए क्वेश्चन के आंसर डिस्कशन करते हैं। समकालीन याथकवाद को 9 याथकवाद या संरचनात्मक याथकवाद भी कह सकते हैं। तो ये इनका अलग अलग से नाम है, जो कि हम इनको क्या क्या कह सकते हैं। 9 याथकवाद, संरचनात्मक याथकवाद भी कह सकते हैं। इसका उदय द्वितीय महायुद्ध के बाद हुआ था, जो कि हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तभी से याथकवाद का उदय हुआ है। मोरनगन्थाउ की कृति पॉलिटिक्स एमंग नेशंस 1949 से माना जाता है। 1980 के बाद केनेथ बोल्टेज ने इस उपगम का सैद्धांतिक दृष्टा प्रदान किया है। मतलब हम ये कह सकते हैं जो कि हमारे समकालीन याथकवाद थे उसने अलग अलग हमें नाम दिया है। और इसका उदय, याथकवाद का उदय कब हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार के समय हुआ था। और जो कि मोरगनथाउ की एक राइटर है, उन्होंने पॉलिटिक्स एंगम नेशंस जो कि 1949 से मनाया जाता है तब से किया। और 1980 के बाद केनेथ बोल्स ने इस उपगम को सैद्धांतिक सृष्टि से प्रदान किया। मतलब इनका दृष्टा सैद्धांतिक कब प्रदान किया गया था? 1980। नव याथकवाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की व्याख्या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के परिक्षेप में करते हैं, ना कि व्यक्तिगत राज्यों के उद्देश्यों के अनुसार। नए याथकवादी विचारकों के अनुसार राज्यों के आचरण का मुख्य तत्व अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की विभिन्न संरचनाओं के विशेषण के द्वारा वे विश्व राजनीति का भी प्रतिपादन करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो याथकवादी होते हैं वो विचारों के अनुसार राज्यों के आचरण का मुख्य तत्व, जो भी उनका तत्व होता है, इम्पोर्टेंट एलिमेंट, उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विभिन्न जो उनकी संरचना स्ट्रक्चर होती है, उनके किस किस प्रकार विश्व राजनीति का प्रतिपादन किया कर सकते हैं। नव याथकवाद अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के राजकातवादी संरचना का परिणाम मानते हैं। उनके अनुसार विभिन्न राज्यों के पारस्परिक संबंध कितने हैं, मैत्रीपूर्ण क्यों ना हो, उनमें कभी ना कभी मतभेद या संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। मतलब नया याथकवाद के अंतर्राष्ट्रीय जो भी हमारा संघर्षों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जाती है उसका परिणाम, या हम कह सकते हैं कि विभिन्न राज्यों को जितना भी संबंध हो मैत्रीपूर्ण क्यों ना, फिर भी उनमें मतभेद उतार चढ़ाव होता ही रहता है। इस प्रकार के संरचनात्मक नव याथकवाद को प्राय केनेथ बोल्टेज की कृति थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 के अकॉर्डिंग दिया गया है और इसके साथ जोड़ा भी गया है। बोल्टेज का स्पष्ट मत था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना का राज्यों के आचरण और व्यवहार पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। जो हमारे वोल्टेज राइटर है उन्होंने कहा था कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जाएगी उसकी संरचना राज्यों के आचरण पर डायरेक्ट प्रभाव डालता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से। उनके अनुसार अराजकता के कारण युद्धों को समाप्त करने के लिए सहयोग पर आधारित समझौते असंभव हो जाते हैं। अराजकता से भी पराय के संप्रभु राज्य के उच्चतर यानी ऊंचे स्तर को कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उनके
मध्य शांति व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। इस स्थिति को युद्ध स्थिति का प्राय मान सकते हैं। जो कि हमारा ये स्थिति आती है, ऐसा सिचुएशन आता है, उसको हम कह सकते हैं कि हमारे बीच में वार होने वाला है, युद्ध होने वाला है। संरचनात्मक आतंकवादी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना ऐसी है कि इस बात की संभावना बराबर रहती है कोई भी राज्य कभी भी युद्ध का सहारा ले सकता है। दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना ऐसी है कि चाहे राज्यों के नेतागण शांति के कितने भी इच्छुक हो, ये व्यवस्था राज्यों को युद्ध के लिए प्रेरित कर ही सकती है। मतलब अर्थवाद ये होता है कि हम पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखे हैं, फिर भी हम बता देते हैं कि हम अचानक से मतलब इमरजेंसी में कोई हमारे ऊपर अटैक करो और हम उनसे लड़ने के लिए तैयार हो, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम कितने भी इच्छुक शांति रहे, फिर भी हमारे अगर लड़ने की व्यवस्था होगी तो हम युद्ध के लिए प्रेरित जरूर होते हैं। केनेथ बोल्टेज का संरचनात्मक यथार्थवाद है कि नव यथार्थवाद का एकमात्र प्रतिमान नहीं है। नव यथार्थवादियों में जोसेफ ग्रिचो, हॉन्स मॉर्गनथाउ, रेमोंड आरो, स्टेफनी हॉफमैन, ये सारे फ्रेंड रॉबर्ट जॉर्जिस, ये सारे राइटर हैं। जो कि स्टीफन बोल्ट, जॉन मैक्सवेल, इनके 3-4 आप नाम याद रख लीजिएगा, प्लस इनको लिख लीजिएगा क्योंकि अक्षरों का बहुत महत्व होता है आपके एग्जाम में। अगर आप सही लिखेंगे तो नेम तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ग्रिच उन आधुनिक आतंकवादियों का प्रतिनिधित्व करता है जो नौ उदारवादियों के आलोचक होता है, जो राज्य का एकमात्र उद्देश्य सीमित लाभ अर्जित करना मानता है। उसके अनुसार आमतौर पर सभी राज्य असीमित तथा सापेक्षित लाभ दोनों में रुचि रख सकता है। मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि नए अर्थवाद के 2 प्रतिमान उभर कर सामने आते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कौन कौन से इसके प्रतिमान सामने आते हैं। एक तो आक्रमण नव यथार्थवाद और दूसरा सुरक्षात्मक यथार्थवाद। या तो हम आक्रमण कर सकते हैं या अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, सुरक्षात्मक। तो चलिए देखते हैं। परंपरागत यथार्थवाद की भांति आक्रमण नव यथार्थवादी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष अनिवार्य, नेतृत्व को विस्तारवादी शक्तियों से सदैव सतर्क रहना चाहिए। दूसरी ओर सुरक्षात्मक नव यथार्थवादी युद्ध के भीषण परिणाम से अवगत है। उनका मत है कि युद्ध सदा ही समाज के तर्कहीन वर्गों को गतिविधियों उनकी सोच का परिणाम कर सकता है। तो कुछ विद्वान इसके लिए और यथार्थवाद कह सकते हैं कि उदारवादी यथार्थवाद कहकर भी पुकार सकते हैं। वैसे उनके विद्वान संरचनात्मक यथार्थवाद स्ट्रक्चरल रिलीजियम और उदारवादी यथार्थवाद में भी अंतर कर सकते हैं। उदारवादी अर्थवाद को नौ उदार संस्थात्मक भी कह सकते हैं के नाम से हम संबोधित कर सकते हैं। तो इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, मॉडर्न कैलिजियम्स, लिबरल रिलीजियम्स, ये नाम दे रखे हैं जो आप देख सकते हैं। जहाँ संरचनात्मक अर्थवाद संघर्ष या विवाद को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्थायी सातवां तत्व के रूप में मानते हुए राज्यों को आर्थिक सैनिक शक्ति के निरंतर निर्माण हेतु प्रेरित करते हैं। वहाँ उदारवादी अर्थवाद और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को अराजकतावादी मान सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ होता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्व, हमारा जो भी इंटरनेशनल संगठन ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी महत्व कितनी है, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, उसके लिए रेखांकित करता है, मतलब लाइन लगाता है, अंडरलाइन कर सकते हैं। पुरातन यथार्थवाद जहाँ युद्ध के कारण की उत्पत्ति मानव प्रकृति से मानते हैं, मतलब पुरातन और यथार्थवाद वे कह सकते हैं जहाँ युद्ध के कारण क्या होते हैं, मानव प्रकृति को मानते हैं। नव यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अराजकता की संरचना का परिणाम मानते हैं। उनके अनुसार विश्व समुदाय के हितों की रक्षा करने, नियमों को लागू करने के लिए केंद्रीय सत्ता का क्या आवश्यक हो सकता है। तो हम देख सकते हैं नव यथार्थवादी दृष्टिकोण समालोचन क्या हो सकता है। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं एक निष्कर्ष समरी के रूप में देखते हैं। आलोचकों के अनुसार नव यथार्थवाद अपने विश्लेषण के अनेक बिंदुओं पर पुरातत्व यथार्थवाद से मिलता है जुलता है। यथापि यहाँ हम ये कह सकते हैं नव यथार्थवाद को जोड़ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं इंटरनेशनल सिस्टम पर ना कि मानव प्रकृति पर। यद्यपि राज्य प्रमुख अभिनेता एक्टर बने रहते हैं तो तथापि विश्लेषण के रूप में राज्य के ऊपर नीचे की शक्तियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
शोध एवं अनुसंधान की दृष्टि से नव यथार्थवादी प्रतिमान आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि कैथन बोल्स ने किन मान्यताओं को प्रस्तुत किया है उनका तार्किक परीक्षण शेष है। यदि हम वोल्टेज की मान्यता को स्वीकार ना भी करें तो उसमें सुधार तो कर ही सकते हैं। तो हम ये नव यथार्थवादी दृष्टिकोण का समालोचन किस प्रकार कर सकते हैं, तो हमने ये देखा था कि आलोचकों के अनुसार यथार्थवाद अपने विश्लेषण के अनेक बिंदुओं पर पुरातत्व अर्थवाद से मिलता जुलता रहता है, तथा नव यथार्थवाद का जोर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो भी हमारा इंटरनेशनल सिस्टम होता है उस पर नहीं चलता, जबकि मानव प्रकृति पर। यद्यपि हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो भी एक्टर्स बने, अभिनेता बने रहते हुए विश्लेषण के रूप में राज्य के ऊपर नीचे की शक्तियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, और उसके लिए हम ध्यान भी दे सकते हैं। शोध एवं अनुसंधान की दृष्टि से नव यथार्थवादी प्रतिमान आज भी प्रासंगिक होती है, फेमस होती है। और प्रासंगिक क्योंकि कैथन बोल्टेज ने जिन मान्यता को प्रस्तुत किया था उनकी मान्यता था कि उनका तार्किक परीक्षण होना चाहिए, और यदि हम वोल्टेज की मान्यता को स्वीकार ना भी करें तो उसमें सुधार तो कर ही सकते हैं। तो ये हमारे राइटर के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड, ये आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे, देन ले लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और इसके पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देख लेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।